इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित एक शब्द है यहाँ पर। विलगित इसका मतलब होता है कि ऐसा चालक जिसका किसी भी अन्य चालक से वैद्युत संपर्क नहीं होता। ऐसा चालक जिसका किसी अन्य चालक से वैद्युत संपर्क नहीं होता, ऐसे चालक को विलगित चालक कहते हैं। अगला शब्द है इसमें गोलीय, मतलब ऐसा चालक जिसका आकार गोल हो। चालक की धारिता। अब विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए हम सूत्र उत्पन्न करेंगे। मानकर चलिए एक विलगित गोलीय चालक ये है। एक विलगित गोलीय चालक ये हो सकता है, मान लीजिए कि अभी सही नहीं है सिर्फ इसका। लगभग गोल है, पूरा गोल तो नहीं कह सकते हैं, लगभग ये गोल हो चुका है। ये गोलीय चालक है और इसकी जो त्रिज्या है वो a है। इसकी जो त्रिज्या है वो a है, तो प्रत्येक स्थान पर इसकी त्रिज्या a ही होगी। इसका जो केंद्र बिंदु है वो O है, केंद्र बिंदु O है, और इसको स्मॉल q आवेश दिया जाता है। स्मॉल q प्लस का q बाहरी पृष्ठ पर जो स्मॉल q आवेश दिया जाता है, यह आवेश एक समान रूप से इसके बाह्यतम पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। एक समान रूप से बिल्कुल बराबर मात्रा में यह आवेश फैल जाता है इसके बाह्य पृष्ठ पर। अब क्योंकि इसको हमने धन आवेश दिया है, धन आवेशित होने के कारण इस चालक से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर गुजरेंगी। वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर गुजरेंगी। अब क्योंकि ये एक गोलीय चालक है और गोलीय चालक की त्रिज्या प्रत्येक स्थान पर बिल्कुल बराबर होती है, जिसके कारण प्रत्येक स्थान पर या प्रत्येक बिंदु पर इसके द्वारा उत्पन्न होने वाला विभव भी बिल्कुल बराबर हो जाता है। यदि मैं इसकी परिधि पर कोई बिंदु मानूं, ए बी सी या डी मान लीजिए, बिंदु ई मान लीजिए, बिंदु एफ मान लीजिए, जी एच और जितने चाहे बिंदु आप मान सकते हैं, आई बिंदु आप मान लीजिए, इन सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि बिंदु O से प्रत्येक बिंदु की दूरी A, B, C, D, E, F, G, H, I या और भी बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं इसमें, उन सब की डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है। डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होने के कारण जो सूत्र है वैद्युत विभव का V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R के अनुसार, अब देखिए वोल्टेज जो आता है प्रत्येक स्थान पर बिल्कुल बराबर आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो दिया गया आवेश है Q वो कांस्टेंट है, बिल्कुल बराबर है। एक समान रूप से यह आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर फैल जाता है और रेडियस यानी जो दूरी है वो भी बिल्कुल बराबर है, जिसके कारण जो वैद्युत विभव है प्रत्येक स्थान पर बिल्कुल बराबर हो जाता है। वैद्युत विभव बिल्कुल बराबर होने के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इससे बाहर की तरफ जाती हुई प्रतीत होंगी। और क्योंकि ये धनावेश है, धनावेश के कारण, धनावेश या धनावेशित चालक होने के कारण इससे बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती हुई प्रतीत होंगी, कुछ इस तरह से। ये बल रेखाएं कुछ इस तरह से बाहर की तरफ जाती हुई प्रतीत होंगी। अब क्योंकि गोलीय चालक हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, किसी भी एक मतलब सबको ले सकते हो, लेकिन हम प्रैक्टिकली एक को देख लेते हैं। एक बल रेखा को देख लेते हैं। मान कर चलिए इस बल रेखा पर हम अध्ययन करते हैं। इस बल रेखा से जो यहाँ पर परिधि आ रही है, इस परिधि से टच होते हुए
या स्पर्श होते हुए एक सरल रेखा खींचते हैं तो वो सरल रेखा कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब इस सरल रेखा के मध्य और इस बल रेखा के मध्य यदि हम एंगल देखते हैं, कोण देखते हैं, तो वो कोण कैसा प्रतीत होता है? 90 डिग्री का कोण प्रतीत होता है। यानी ये जो बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये बल रेखाएं त्रिज्यतः लंबवत होती हैं। यदि चालक गोलीय है तो उससे गुजरने वाली बल रेखाएं त्रिज्यतः लंबवत होती है। और यदि यह धनावेशित चालक है तो ये बल रेखाएं परिधि से बाहर जाती हुई प्रतीत होती हैं। जिस प्रकार से चित्र में दिख रहा है, तीर का चिन्ह लगाकर मैंने इसको दर्शाया है, ठीक इसी प्रकार से ये बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है। मानकर चलिए यह गोलीय चालक एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। क्या है जी? परावैद्युतांक k। तब इसके बाह्य पृष्ठ पर, चालक के बाह्य पृष्ठ पर वैद्युत विभव हो जाएगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q/R वोल्ट में। भाई इतना ही तो विभव उत्पन्न होगा। गोलीय चालक के प्रत्येक बिंदु पर V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R वोल्ट विभव उत्पन्न होगा। आप इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, परंतु आपको इस चालक की धारिता ज्ञात करनी है। क्यू आवेश यदि इसको दे रखा है तब लिखेंगे गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता सूत्र है Q = CV, जो हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था। वो सूत्र क्या उत्पन्न हो रहा था? Q = CV उत्पन्न हो रहा था, जहां से हमने C की वैल्यू फाइंड की थी। C क्या है? कैपेसिटी मतलब धारिता है। तो C की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो C = क्या हो जाएगा? Q/V हो जाएगा। C = Q/V ये हो जाता है। अब आपने V की वैल्यू ऊपर पहले फाइंड कर ली है। समीकरण 1 से V का मान यहां रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 से V का मान रखने पर यदि रखेंगे तो क्या प्राप्त होता है? देखते हैं। C = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q/R। ये किस चीज की वैल्यू आ गई है? ये उल्टा हो गया। ये Q की वैल्यू हमको पहले ऊपर रखनी चाहिए थी। कुछ इस तरह से हमको ये करना चाहिए था। Q/V की वैल्यू आपके पास में है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q/R। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है। अब देखिए इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू R, ये पहुंच जाएगा ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा। परंतु एक चीज और यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं तब से करता आ रहा हूँ, यहाँ पर जो हमने रेडियस मानी है इस गोलीय चालक की, या फिर केंद्र बिंदु से प्रत्येक बिंदु की दूरी, या फिर केंद्र बिंदु से परिधि की दूरी जो मानी है वो A मानी है, तो R के स्थान पर हम A लिखेंगे। R का भी आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन मैंने चित्र में दर्शा रखा है A, तो आप A का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी आप A का ही प्रयोग करेंगे। ये क्या है? डिस्टेंस है A। अब इसको पलटेंगे तो क्या होगा? नीचे की जो भी चीज है वो ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पर केवल Q ही रहेगा। इस Q से Q को काट सकते हैं, यहीं पे आप काट दीजिए, नो प्रॉब्लम। और जो बचा उसको लिखेंगे तो ये ऊपर पहुंचेगा, इसलिए का चिन्ह आप लगा लीजिए।
सी इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू ए फेरेड में। फेरेड यानी जो गोलीय चालक है उसकी धारिता का सूत्र उत्पन्न हो चुका है, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू ए फेरेड। यह है गोलीय चालक की धारिता। जब वह ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक k है तब उसका सूत्र उत्पन्न होता है सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। अर्थात गोलीय चालक की धारिता चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ से सीधा सीधा ये निकल के आ जाता है, सिद्ध हो जाता है कि गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि हम इस संबंध को देखते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, बिल्कुल कांस्टेंट है। इसको जब आप छोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा C प्रोपोर्शनल A। C प्रोपोर्शनल A इसका मतलब ये हुआ कि गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है, यानी त्रिज्या को बढ़ा देंगे तो धारिता अपने आप बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। और उसकी त्रिज्या कम करते हैं तो उसकी धारिता अपने आप ही कम हो जाती है। अब यदि ये जो माध्यम है हमारा जिसमें ये चालक रखा हुआ है, ये तो अभी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। यदि इस परावैद्युतांक के स्थान पर वायु प्रयोग करें तो ये बन जाएगा वायु संधारित्र। वायु संधारित्र। मैं इसको साफ कर देता हूं क्योंकि जगह चाहिए। और आप इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे, जो आपने सूत्र उत्पन्न किया है धारिता वाला समीकरण नंबर 2 आप इसको बना लेंगे, क्योंकि समीकरण नंबर 1 हम पहले इसमें बना चुके थे, समीकरण नंबर 2 बन के आ गया। जब ये ऐसे माध्यम पे रखा है जिसका परावर्तनांक k है तब उस चालक की धारिता होती है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू फेरेड में, मात्रा के इसका फेरेड। अब क्या है कि इस परावैद्युतांक के स्थान पर उन्होंने वायु प्रयोग किया है। वायु, अब वायु प्रयोग करेंगे या फिर हम कह सकते हैं कि ये वायु में स्थित है, गोलीय चालक वायु में स्थित है, तो क्या कहलाएगा, ये वायु संधारित्र कहलाएगा। और निर्वातीय वायु के लिए जो k की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो लिखेंगे वायु संधारित्र के लिए, वायु चालक के लिए, संधारित्र नहीं, वायु चालक के लिए। अब वायु चालक लिख लो या ये लिख सकते हो कि माना यह चालक वायु में स्थित है, ये भी आप लिख सकते हो। तो यूज तो यहाँ पर वायु ही हो रही है, उसके लिए जो k की वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब इसकी धारिता कुछ बदल जाएगी, समीकरण 2 के अनुसार इसकी धारिता कुछ बदल जाएगी। बदलने के पश्चात मान लीजिए इसकी धारिता C से C0 हो जाती है। C से क्या हो जाती है, C0 हो जाती है। तो लिखा जाएगा C0 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 भाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आ गया, के स्थान पर 1 का प्रयोग करेंगे और 1 से गुणा करेंगे तो के की वैल्यू तो बिल्कुल हट गई है, a बचा। तो ये प्राप्त होती है, मात्रक है इसका फेरेड। फेरेड तो ये सूत्र उत्पन्न होता है जब यह है गोलीय चालक वायु में स्थित होता है, तब उसकी धारिता हो जाती है C0 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 फेरेड। ओके, इसको समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। समीकरण नंबर 3 आप इसको बना लेंगे इस प्रकार से। यदि समीकरण 2 को 3 से आप डिवाइड करेंगे या 2 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होता है, देखते हैं। समीकरण 2 को 3 से डिवाइड करेंगे
अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? समीकरण 1 को उससे गुणा, 2 को उससे गुणा, या समीकरण 4 को 3 से भाग करेंगे या उसको उससे भाग करेंगे, ऐसी आवश्यकता हमको क्यों होती है? देखिए, जब हम किन्हीं भी राशियों में संबंध स्थापित करते हैं, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 2 में या समीकरण नंबर 3 में संबंध स्थापित करते हैं, तो संबंध स्थापित करने के लिए या तो हम भाग करेंगे या फिर गुणा करेंगे। सीधा सा मतलब इसका ये हो जाता है। अब समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखिए, समीकरण नंबर 3 को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक चीज है कि समीकरण 2 में तो के चल रहा है, समीकरण 3 में के है ही नहीं, तो इससे क्या सिद्ध होगा? इन दोनों का संबंध कहां से उत्पन्न होगा? वायु चालक के लिए और परावैद्युत माध्यम वाले चालक के लिए जो परावैद्युतांक होता है, उसकी हम परिभाषा यहाँ से दे सकते हैं, उसका हम सूत्र भाग करके दे सकते हैं। सीधा सा इसका ये मतलब हो जाता है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? अब देखिए, सी समीकरण नंबर 2 है, उसको लिखेंगे तो C अपॉन C0 ही हो जाएगा। C अपॉन C0 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए। कुछ इस प्रकार से ये राशि हो जाती है। अब कुछ कटेगा, जो कटेगा उसको काटेंगे, जो बचेगा उसको हम बचा लेंगे। 4 पाई एप्सिलॉन 0 से 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ से ये से ये कटेगा, बचेगा केवल के, तो हो जाएगा C अपॉन C0 इक्वल टू के। अब यहाँ से इस सूत्र को देखते हुए हम इस परावैद्युतांक की परिभाषा बता सकते हैं। अतः किसी माध्यम में गोलीय चालक की धारिता, किसी माध्यम में गोलीय चालक की धारिता C तथा निर्वात अथवा वायु में उसी चालक की धारिता C0 का अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। परिभाषा द्वारा सुनेंगे। किसी माध्यम में गोलीय चालक की धारिता C, किसी माध्यम में गोलीय चालक की धारिता C तथा निर्वात अथवा वायु में उसी चालक की धारिता C0 का अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। तो यहां से आपने परावैद्युतांक की परिभाषा दे दी है। ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।